सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन बात करेंगे कि ये जो करंट वॉर हो रहा है ये वर्ल्ड वॉर 3 कैसे है। ठीक है, या अपन इसको कैसे बोल सकते हैं, वर्ल्ड वॉर 3 है ये। ठीक, तो पहले अपन देखते हैं कि हाउ, मतलब इसको अपन कैसे बोल सकते हैं वर्ल्ड वॉर 3। सभी आप लोग जानते हो कि करंट वॉर जो है ये इजराइल और ईरान के बीच में मेनली हो रहा है। इजराइल वर्सेस ईरान में हो रहा है ये। ठीक है, लेकिन इसके अलावा वर्ल्ड वॉर अपन इसको इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि बड़े बड़े अलायंस भी एक दूसरे को, कंट्रीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी, इकोनॉमिकली भी, और डिफेंस में भी सपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली अपन ये बोल सकते हैं कि आर्म्स अच्छे काफ़ी आर्म्स वेपन सप्लाई कर रहे हैं, बॉम्ब्स मिसाइल सप्लाई कर रही है। जैसे यूएसए, इजराइल की तरफ से यूएसए पूरी तरह लड़ाई कर रहा है, और वैसे ही ईरान को सपोर्ट कर रहा है रशिया। एक और नाम और नहीं है जो वो है वो चाइना। चाइना भी ईरान को काफ़ी सपोर्ट कर रहा है इस लड़ाई में, ड्रोन्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा है उसको, मिसाइल्स दे रहा है, अच्छी अच्छी लॉन्ग रेंज मिसाइल दे रहा है, फाइटर जेट्स दे रहा है। ठीक है, अब आप लोग खुद ही सोचो ना कि जिस देश के पास उसका प्रधानमंत्री खत्म हो गया था फिर भी वो देश इतना अच्छा खासा कर रहा है और वॉर जारी रखा है, मतलब उसको कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट मिल रहा है। तो वो ये दोनों कंट्रीज को पीछे से सपोर्ट कर रही है ईरान को। इसमें ये दोनों का फ़ायदा है क्योंकि ये ग्लोबल लीडर बन सकता है और इसके वेपन्स, इसके पास वेपन का स्टॉक ज़्यादा है तो ये बेच के अपना पैसा कमा रहा है रशिया। उसके अलावा ये न्यूक्लियर प्रोग्राम्स चल रहे थे इसके यहाँ पे, इसीलिए रशिया इसको सपोर्ट कर रहा है। ये अभी आगे अपन डिटेल में जब थोड़ा डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस तब देखेंगे कि रशिया का क्या फ़ायदा है ईरान को सपोर्ट करने में। फिलहाल ये देख लेते हैं कि अपन इसको वर्ल्ड वॉर कैसे बोल सकते हैं। तो पहला तो यही है कि हर जगह पे पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है। जैसे कि देख लो, ये तो सबसे फेमस चल रहा है अभी, मतलब काफ़ी इतना पॉपुलर है तो सभी जानते होगे इससे। यूएसए इजराइल वर्सेस रसिया, चाइना, ईरान, ये एक अलायंस चल रहा है। इसके अलावा देखो कहाँ कहाँ चल रहा है, नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया और जापान। अभी हुआ क्या है फिलहाल में इंसिडेंट कि नॉर्थ कोरिया ने जापान के ऊपर से एक मिसाइल मारा है। ठीक है, और इसके कारण हुआ क्या, जापान में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, वॉर लाइक सिचुएशन। अब भाई किसी भी देश में मान लो कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे कोई है, ये आपके सर के ऊपर से कुछ मार रहा है यहाँ पे, तो इसने इससे पूछा भी कि आखिर आप ऐसा कर क्यों रहे हो। तो ये बोला कि हम अपना वॉर प्रैक्टिस कर रहे थे, या जो भी है, ये जो भी रीज़न दिया हो, लेकिन ये कि अगर इसके सर के ऊपर से जा रहा है तो ये इस पर भी गिर सकता है कभी भी। तो इसीलिए यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है जापान में। तो जापान इसीलिए डिस्टर्ब है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का बहुत पुराना दुश्मनी चल रहा है। उसके अलावा चाइना ताइवान पे, चाइना वर्सेस ताइवान चल रहा है, क्योंकि चाइना बोलता है कि ताइवान इंटीग्रेटेड पार्ट है चाइना का, इसीलिए जब पूरी दुनिया वॉर में बिजी है तो ताइवान को सपोर्ट करने शायद ही कोई आएगा। और ताइवान से इसका फ़ायदा ये है क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी सारे वो जो लिथियम आयन का काफ़ी स्टोरेज है ताइवान में। तो लिथियम बैटरीज जान रहे होगे जो अपनी गाड़ी वगैरह में यूज़ होती है। आज के डेट में सारी चीज़ें चिप्स पे ही हो गई हैं, छोटे मोबाइल से लेके बड़े कार तक में बैटरीज यूज़ हो रही है। वो बैटरी कहाँ से आती है, यहीं बेसिकली यही दोनों एक्सपोर्ट करते हैं ज़्यादातर। चाइना इसीलिए इसको पूरा कैप्चर करके वापस अपने अंडर में लेना चाह रहा है। तो किया क्या है, ताइवान के आसपास में पूरा 27 वॉरशिप भेज के रखा है। उसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर्स, फाइटर जेट्स, बहुत सारे वॉर हेलीकॉप्टर, बहुत सारी चीज़ों को डिप्लॉय करके रखा है। इसीलिए यहाँ पे भी वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। उसके अलावा रशिया यूक्रेन का वार तो अभी 3 साल से चल ही रहा है, लेकिन अभी यूक्रेन जागा ये इसीलिए बोल सकता हूँ क्योंकि जब देख रहे हैं कि पूरी दुनिया बिजी है तो यूक्रेन ने रशिया के प्लांट पे, किसी पावर प्लांट पे वो किया है, अपना मिसाइल से अटैक किया है। और वो ये नहीं जान रहा है कि वो सोए हुए शेर का पूंछ घींच के भागने वाला काम कर रहा है। वो 2 मिसाइल में, 2-3 मिसाइल में तो यूक्रेन पूरा तबाह हो जाएगा। तो ठीक है, खैर ये भी है कि यहाँ पे भी वॉर चल रहा है, ईरान वर्सेस मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट अपन इसीलिए बोल सकते हैं गल्फ कंट्रीज,
गल्फ कंट्रीज मतलब ये कतर आ गया, यूएई आ गया, सऊदी अरब। ये यूएई सऊदी अरब तो है मतलब ऐसा है कि वर्ल्ड की सेफेस्ट प्लेस थी, लेकिन वो सेफ नहीं है अब, वहाँ पे भी मिसाइल से अटैक किया है। ईरान इन कंट्री को नुकसान नहीं पहुँचाना चाह रहा है। ईरान जो कर रहा है वो यहाँ पे जो बेस है, अमेरिकन बेस, यूएसए के जो बेस है मिलिट्री बेस, उसको टारगेट कर रहा है। लेकिन अगर बेस को टारगेट कर रहे हैं तो आसपास के लोग भी तो डिस्टर्ब होंगे ना, मिसाइल्स उनकी भी गिरेगी, जान उनकी भी जाएगी। ठीक है, तो ये मिडिल ईस्ट में चल रहा है। तो ये वॉर है जो चल रहे हैं। अब देखो एक बड़े लेवल पे इसको देख सकते हैं अपन कैसे, ये नेटो कंट्री वर्सेस ये चारों देश का अलायंस है। चाइना एक तरफ नेटो कंट्री है, यूएसए प्लस 31 कंट्री। ठीक है, हालांकि नेटो अभी खुल के सपोर्ट में नहीं आया है, लेकिन ये वैसे ही चल रहा है, नेटो वर्सेस ये चारों का अलायंस। अभी तक लड़ाई सिर्फ यूएसए इजराइल वर्सेस ईरानी में चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। अगर ये वॉर और लंबा खींचता है, ना खींचे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी है। पूरे जियोपॉलिटिकल, डिप्लोमेसी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, इकोनॉमिकली सब अब काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है इस बार। खैर ठीक है, उसके अलावा मिडिल ईस्ट, यूरोप और मिडिल ईस्ट हो गया, यूरोप, मिडिल ईस्ट एशिया, यूरोप और उसके बाद पूरा अफ्रीका, मतलब पूरी वर्ल्ड एकदम डिस्टर्ब है। क्यों? क्योंकि ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब हुआ, ट्रेड डिस्टर्ब हुआ, ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब होगा, सर्विसेज डिस्टर्ब होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ों के कारण में पूरे मिडिल ईस्ट और पूरा यूरोप डिस्टर्ब हो चुका है, अभी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। और होगा कुछ नहीं, इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन आएगा मतलब कि सारी राइस जो प्राइजेस जो हैं सब चीज़ के, वो काफ़ी बढ़ने वाले हैं। उसके अलावा इसकी इस जो वॉर हो रहा है, इसके इकोनॉमिकल और डिप्लोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होने वाले हैं। इकोनॉमिकल ऐसे कि डायरेक्ट है भाई, कि जो चीज़ें 5 पे मिल रही थी वो 10 पे मिलेगी, तो ये इकोनॉमिक 5 पे मिल रही थी वो 8 में मिलेगी, और थोड़ा लेट होगा तो ये 10 से 12 भी जा सकती है, और लेट होगा तो ये 20 में भी पहुंच सकता है। ठीक है, डिप्लोमेटिकली इसीलिए बोल सकते हैं अपन, क्योंकि देखो ईरान से दोस्ती है रशिया की, इसका ये मतलब नहीं है कि इजराइल से दुश्मनी है। या इंडिया की का ही केस ले लो, इंडिया के लिए ऑयल इंपोर्ट करना भी ज़रूरी है, ड्रोन इंपोर्ट करना इजराइल से भी ज़रूरी है। ये टेक्नोलॉजी इंडिया इजराइल से लेता है, डिफेंस टेक्नोलॉजी, और ऑयल ईरान से लेता है। तो इंडिया के लिए यहाँ पे ये डिसाइड करवाना बड़ा मुश्किल होगा कि उसको फेवर किसका करना है, अगेंस्ट किसके जाना है। तो इसीलिए यहाँ पे इंडिया का स्टैंड जो है न्यूट्रल है, लेकिन बाकी रशिया जैसे खुल के ईरान के सपोर्ट में आया है। तो ये हो सकता है इसराइल को ये इसराइल सोचे कि यार ये तो इसका सपोर्ट कर रहा है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें डिप्लोमेटिकली अप डाउन होने वाला है। ठीक है, तो ये वैसे भी बोल सकते। इसके अलावा देखो यहाँ पे जो मेजर चीज़ें हो रही है वो है कि सिर्फ वॉर मिलिट्री तक सीमित नहीं है, मिसाइल तक सीमित नहीं है। वॉर जो है वो साइबर भी हो गया है, कंपटीशन भी हो गया। मतलब ये है कि कंपटीशन की कौन किसको ज़्यादा किस सस्ते मतलब सस्ती चीज़ों को प्रोवाइड कैसे करवा पा रहा है। वेपन्स हो गए, पेट्रोल हो गए, या डेली यूजेस की चीज़ें हो गई। भाई मसाला तक यहाँ से इंडिया काफ़ी एक्सपोर्ट करता था मसाला, अब जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट महंगा हो गया है तो मसाले भी महंगे हो जाएंगे हर जगह। तो ये कंपटीशन एक तरह से हो रहा। साइबर वॉर मतलब एक दूसरे पे साइबर अटैक करवा रही है कंट्रियाँ। ठीक है, कैसे बता रहे, मतलब ये देखो अभी इंडिया भी साइबर काफ़ी ज़्यादा मतलब इस पर, क्योंकि अगर ये डेटा लीक हो गया तो काफ़ी कुछ एकदम क्रिटिकल चीज़ें लीक हो जाएगी। ठीक है, एक तरह से पूरा बैंकिंग सिस्टम, मान लो कि किसी ने पूरा बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई का बैंकिंग सिस्टम हैक कर लिया 10 मिनट के लिए, 10 मिनट में पूरे फंड कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया, हो गया ना भाई, ठंडन गोपाल, कुछ नहीं बचेगा आरबीआई के पास। तो साइबर सेफ्टी पे इसीलिए सब ज़्यादा हुआ है। मतलब जब वॉर हुआ है तो सभी तरह से वॉर हो गया है। ठीक है, इकोनॉमिक
और इकोनॉमिक वॉर तो सब समझ रहे हैं, लेकिन इसमें ये देखो फ़ायदा क्या हो रहा है, चाइना को हो रहा है, क्योंकि जो बहुत सारी जो है यहाँ पे देखो यूएस डॉलर पूरी तरह से पिटने वाला है। क्यों? क्योंकि ईरान और बाकी ईरान ने सीधा बोल दिया है कि हम जो भी डील करेंगे वो यूएस डॉलर में करेंगे ही नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड हम चाइनीज़ युआन पे करेंगे। तो ये क्या है, एक तरह से चाइना की युआन को प्रमोशन होगा, और उसके अलावा फिर बाकी कंट्रियाँ भी अब ये डील उस पर कर रहे हैं, तो ये एक्सेप्ट भी लोगों से चाइनीज़ युआन करेगा। ठीक है, पहले क्या था, इंटरनेशनली डॉलर मजबूत हो रहा था, इसीलिए क्योंकि सारी जगह ट्रेड के लिए बेसिक वही था कि कहीं कुछ चले या ना चले, अगर आपके पास डॉलर है तो आप कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, चाइनीज़ युआन ये डिमांड कर रहा है, तो हो सकता है कि चाइनीज़ युआन की डिमांड काफ़ी बढ़ जाए। तो और भी सारी चीज़ें हैं, ब्रिक्स करेंसी हो सकता है कि मतलब ब्रिक्स एक अलग सा ग्रुप है जो इंडिया, चाइना, रशिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, ये लोग मिलके बनाए हैं, ब्राज़ील। वो अलग से कभी टॉपिक आएगा तो डिस्कस करेंगे, लेकिन हो सकता है ब्रिक्स करेंसी चलने लगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसको अपन ये देखते हैं कि इसको बोल के आखिर ये हो क्यों रहा है, वाई हाउ, तो अपन देख लिए कि कैसे अपन इसको वर्ल्ड वॉर बोल सकते हैं। अब ये देखते हैं कि ये हो क्यों रहा है। ठीक, तो सबसे पहला जो है ये हो क्यों रहा है, तो ये ईगो वाली बात है। ईगो वाली बात इसीलिए है, दोनों के लिए ये ईगो वाली बात है। ये यहाँ पे अपन अमेरिका के लिए भी देख सकते हैं कि ईगो, अमेरिका बोलता है मैं ग्लोबल, ठीक है, ईगो कैसे बोल सकते हैं, यूएस बोलता है कि मैं ग्लोबल लीडर हूँ, मैं जो बोलूँगा वो सब मानेंगे, ठीक है। तो ईगो इसमें है, ईगो, और ईरान आ गया सेल्फ डिफेंस में। अब बात ईरान के भी ईगो पे आ गई है भाई कि आपके पीएम को ही एलिमिनेट कर दिया, कोई एक नहीं दो पीएम को एलिमिनेट कर दिया, पीएम को एलिमिनेट कर दिया मतलब पीएम को ही निपटा दिया। भाई इससे बड़ा शर्म की बात क्या होगी यहाँ के मिलिट्री के लिए कि उन मिलिट्री के होते हुए अगर वहाँ के प्रधानमंत्री को कोई मार दे रहा है, तो फिर ये बहुत शर्म की बात है ना उनके लिए। तो इसीलिए ये ईगो की लड़ाई है, दोनों अभी ईगो पे आ गए हैं। अब बात क्या हो रही है कि ईरान बोलता है कि हम वॉर तब तक नहीं रोकेंगे जब तक यूएस ने जो डैमेज किया है वो हमको पूरा कंपनसेशन नहीं देता, ठीक है। और बात सही भी है भाई, इतना डैमेज हुआ है इसका वॉर में, बहुत नुकसान हो गया है। और यूएस तो सीधा ऑब्वियस सी बात है कि मेरे खिलाफ जाओगे तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, ये वाला चीज़ है। आदमी की एक पॉलिसी होती है कि छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं, लेकिन ये तो साला खुद ही छेड़ता है और फिर बोलता है मैं खुद ही छेड़ूंगा, छोड़ूंगा भी नहीं। तो ये क्या बोलेंगे अब इसको, कुछ नहीं बोल सकते। तो बेसिकली ये ईगो वाली बात हो जा रही है, कुछ नहीं। अमेरिका और ईरान दोनों अभी ईगो पे हैं, तो ये कंपनसेशन ये इसको देगा नहीं और इसको ये चाहिए, तो इसीलिए लड़ाई। और दूसरा ये सुपीरियोरिटी प्रूफ करने के लिए बेसिकली ये अमेरिका किया, मतलब सुपीरियरिटी प्रूफ, मतलब ये कि मैं दादागिरी बोल सकते हैं इसको, अपन दादागिरी भी बोल सकते हैं इसको लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। कि मेरे खिलाफ ये गया है, मतलब ये हूँ जो हूँ, मैं ही सुपीरियर हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं जो बोलूँगा वही होता है, वही होना चाहिए, वही होगा। ये सारी चीज़ें हैं, दादागिरी टाइप का दिखा रही है वैसे। अब ये उसके खिलाफ चले गए कि ठीक है भाई आप जो बोलोगे हम नहीं मानते हैं, जो करना है कर लो, तो ये कर रहा है। उसके बाद रिसोर्स कैप्चर के लिए भी ये चीज़ जो वॉर हो रही है वो हो रही है, ठीक है। क्यों, देखो अभी करंटली देखो ये वेनेजुएला पे ऐसे ही किया था, वहाँ के प्रेसिडेंट को ये किडनैप कर लिया, प्रेसिडेंट को किडनैप किया है ये। उसके अलावा क्या ईरान में भी ये वही चीज़ कर रहा है, ये दोनों जगह पे ऑयल काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में है, और उसके वाला क्वांटिटी भी है और भी क्वालिटी है ऑयल की, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों अच्छी है यहाँ पे, ठीक है, दोनों जगह पे। इसीलिए वहाँ के ऑयल रिफाइनरीज पे ये कब्जा करना चाह रहा था, जो हुआ नहीं। इसके पहले भी ये काफ़ी चीज़ चाह रहा था,
और इसको वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप करने का मेन रीज़न था क्योंकि वो उसने भी यही चीज़ बोला था कि हम जो भी ट्रेड करेंगे या आप जो हमसे ऑयल खरीदोगे हम उसका पेमेंट डॉलर में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो कोई और करेंसी में एक्सेप्ट करेंगे। तो इसीलिए भाई इसने उसको कैप्चर कर लिया। पहले तो रिसोर्स चाह ही रहा था कैप्चर करना, लेकिन जब वो डॉलर को डिग्रेड करने की बात आई तो इसीलिए उसको कैप्चर किया। ऐसा नहीं है, अमेरिका बहुत पहले भी किया है ये सारी चीज़ें, ठीक है। और इसी के चलते ना ईरान बोला था कि क्या बोलते ठीक है आप हम मतलब आपको ऑयल रिफाइनरी में वहाँ नहीं देंगे, तो ये काफ़ी हैवी सैंक्शंस लगाया था जो अभी मेन रीज़न बना है वॉर का। काफ़ी हैवी सैंक्शन, इतना ज़्यादा सैंक्शन था कि इंडिया 2019 के बाद से इससे खरीदा ही नहीं है पेट्रोल, ये ऑयल बोल सकते हैं अपन, क्रूड ऑयल। जिसके कारण हुआ कि इंडिया में 12 से 15% अचानक से देखे होंगे पेट्रोल का और डीजल एकदम हाई हो गया था रेट, ठीक है। जो पेट्रोल 75 चल रहा था वो सीधा 90-110 ऐसे पहुंच गया था। तो इसी कारण ईरान के सैंक्शन के कारण इंडिया उससे खरीद नहीं पाया। तो भाई अब 5 जगह से चीज़ें आ रही हैं, उसमें से 3 जगह से ही आ रही है, 2 जगह से किसी रीज़न से बंद हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने पास सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, तो ऑब्वियस सी बात है रेट हाइक वही यहाँ पे हुआ था। उसके अलावा बहुत सारे सैंक्शन लगा दिया था कि ईरान के साथ जो ट्रेड करेगा, बहुत सारी चीज़ें थी। ईरान पे वो 25% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दिया था, 25 नहीं 50% या 100% लगा दिया था अमेरिका पे, कि अमेरिका की जो कंपनी उस पर इम्पोर्ट करेगी उसको 100% इम्पोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें थी वैसी, और भी बहुत सारे सैंक्शन लगाए थे। मतलब ये था कि एक तरह से दबा एकदम प्रेशराइज कर दिया गया था कि नहीं, मतलब ईरान से कोई कुछ खरीदे ही ना, उसकी इकोनॉमिक स्थिति एकदम ख़राब हो जाए, वो कहीं का ना रहे, भीख मांगने लगे, उस टाइप को स्थिति कर दिया था। और हुआ भी है एक्चुअली, अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ का नोट ईरान ने 1 करोड़ का नोट ईरान पब्लिश किया है, ठीक है। 1 करोड़ किसको बोलते हैं, ये इसका नोट बनाया है वो, जो ईरान के अंदर उसकी वैल्यू 1 करोड़ है। 1 करोड़ ईरान 1 करोड़ रियाल वहाँ की लोकल करेंसी है, ठीक है। वो वहाँ पे उसकी वैल्यू भले 1 करोड़ है, लेकिन जब इंडिया से उसका कंपैरिजन किया जाए तो वो 1 करोड़ सिर्फ 700 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सैंक्शंस के कारण हुआ है और कुछ नहीं। उसके अलावा देखो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था, बेसिकली न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था उसका मतलब ये है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान भी एक न्यूक्लियर कंट्री बन जाता। और ये बार बार उसको बोल रहा था कि नहीं आप अगर ऐसा करोगे तो हम हैवी सैंक्शन लगाएंगे, वो लगा दिया वो, ठीक है। आप हमारे खिलाफ जाओगे तो आपको बहुत कुछ वो करना पड़ेगा। और फिर यही सब ये मेन रीज़न था, इसके चक्कर में ये उसके पीएम को ही एलिमिनेट कर दिया बिल्कुल जैसे। अब पीएम को ही एलिमिनेट कर दिया तो इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। ईरान ने क्या किया, एक ही दिन के अंदर हर कंट्री पे जहाँ जहाँ आसपास में यूएस के बेस थे, मिलिट्री बेस, सब पे उसने वो किया, मिसाइल छोड़ी तो हर कंट्री डिस्टर्ब हुआ, वहाँ के लोग डिस्टर्ब हुए, एकदम अनसर्टेनिटी अनसेफ वाला माहौल आ गया वहाँ पे। इतना तक डिस्टर्ब हुआ है कि यहाँ सीबीएसई बोर्ड के जो मिडिल ईस्ट में एग्जाम हो रहे थे वो तक कैंसिल हो गए। खैर उसके अलावा आते हैं अपन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। हिस्टोरिकल मतलब ये है कि ईरान का बहुत पहले टाइम से ईरान इराक वॉर के कारण भी जो है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है, ठीक है। आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, ये भी एक बड़ा मेजर इशू है, क्योंकि इजराइल जो है वो प्रमोट कर, इजराइल में जो लोग हैं यहूदी हैं, ईरान इस्लाम को प्रमोट करता है, इस्लामिक लीडर होने की बात करता है वो, तो इसीलिए ये भी एक मेन रीज़न है, ठीक। तो ये सारी रीज़न है जिसके कारण ये वॉर हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी रीज़न है, लेकिन मेन ये है, तो इस पर ठीक है। अब अगले चैप्टर में ना अपन ये बात करेंगे कि न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर प्रोग्राम ये इतना खतरनाक क्यों है, लोग इससे डरते क्यों हैं, या क्यों अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान भी एक न्यूक्लियर स्टेट हो जाए, ठीक है। तब तक
कहिए थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं अपन।